नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अस्पतालों में लापरवाही के किस्से आपने खूब सुने होंगे, लेकिन आज हम जो आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, यकीन मानिए इसे सुनकर आपका कलेजा कांप उठेगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपको अपने कानों पर भरोसा भी नहीं होगा। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई अस्पताल एक ऐसे नवजात शिशु को मरा हुआ बताकर उसे पैक कर डाले जो दरअसल जिंदा हो? जी हां, बिल्कुल ठीक सुना आपने। दिल्ली के एक अस्पताल ने जिंदा शिशु को मुर्दा बता दिया, उसे पैक कर माँ बाप को थमा भी दिया, और जब रोते बिलखते माँ बाप अस्पताल से निकले तो उन्होंने पाया कि पैकेट में कुछ मूवमेंट हो रही है, हलचल हो रही है। आनन फानन में पैकेट खोला तो पता चला उनके कलेजे का टुकड़ा जिंदा है। और ये जानलेवा लापरवाही किसी ऐसे वैसे अस्पताल ने नहीं की, ये वारदात हुई देश के जाने माने मैक्स हॉस्पिटल में। जी बिजनेस लगातार अस्पतालों में लूट और इलाज में लापरवाही के खिलाफ मुहिम चला रहा है। आज फिर हम बिग स्टोरी बिग डिबेट में यही सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसे अस्पतालों पर आखिर कोई भरोसा करे तो कैसे करे जो जिंदा और मुर्दा में फर्क तक नहीं समझते। आखिर ऐसे बीमार अस्पतालों का इलाज क्या है? और यही है इस वक्त की बिग स्टोरी बिग डिबेट, दिल्ली के हत्यारे हॉस्पिटल्स, किलर हॉस्पिटल्स। वे जिंदा ही थे, मेरे बेबी मरे हुए नहीं थे। जिस चौखट पर लोग जिंदगी की उम्मीद लेकर जाते हों, वहां जानबूझकर मौत बांटी जाने लगे तो क्या होगा? जिन अस्पतालों में लोग लंबी उम्र की दुआ लेकर जाते हों, वहां जिंदा को मुर्दा बताया जाने लगे तो क्या होगा? दिल्ली के शालीमार बाग के इस मैक्स अस्पताल में जो कुछ हुआ वो हर किसी को झकझोर देने वाला है, हर माँ बाप को खौफ से भर देने वाला है। मरे हुए नहीं थे, वे जिंदा थे। इन्होंने घोट के इस तरीके से पैकिंग करी है जो बच्चा सांस भी नहीं ले सकता। इससे हमारे बच्चे जब हिले हैं ना, हमने बहुत जल्दी पैकिंग खोलने की कोशिश करी, हमारी पैकिंग जल्दी खुल भी नहीं रही थी, हम बच्चे को सांस दें। हमने बहुत जल्दी करी, कोशिश करी है। बच्चा एक को हम लेके गए नर्सिंग होम, कौन सा है वो, अग्रवाल हॉस्पिटल है। आज हमारा शालीमार वहाँ पर है, हमारा बच्चा जिंदा है। बेटी तो डैडी हुई थी, इन्होंने ऐसे बोला था मुझे, और उन्होंने बच्चे को साथ रखा दोनों, इन्होंने दोनों को डैड घोषित कर दिया। परिवार का आरोप बेहद संगीन है। परिवार का कहना है कि दोनों बच्चे जिंदा ही थे। डॉक्टरों ने उन्हें मरा हुआ बताकर ऐसे पैक कर दिया कि घुटकर एक की जान चली गई। सच क्या है ये तो जांच के बाद सामने आएगा, लेकिन इतना तो सामने आ चुका है कि जिस एक बच्चे को सफेद पोश डॉक्टरों ने डेड बता दिया था, वो अब भी एक नर्सिंग होम में सांस ले रहा है। जैसे हम बेबी को लेके गए गाड़ी में शमशान भूमि की तरफ, तो हमने देखा कि बच्चे जिस पैकेट में बच्चे को 3 पैकेट में उसको पैक कर रखा था, बच्चे का थोड़ा मूवमेंट हो रहा है। तो जैसे हमने खोल के देखा तो बच्चा सांस ले रहा था, बच्चा जिंदा था। हमने बिना टाइम वेस्ट किए हम नज़दीक के यहाँ पीतमपुरा अग्रवाल हॉस्पिटल है ये, यहाँ पर हम इसको लेकर आए। अब यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। लेकिन देश के निजी अस्पतालों की ये ना तो पहली खबर है और ना ही आखिरी। आपको याद होगा जी बिजनेस एक के बाद एक हैरान करने वाली हकीकत आपके सामने ला रहा है। मैक्स अस्पताल की जानलेवा लापरवाही, फोर्टिस में इलाज के नाम पर लूट, मेदांता में डॉक्टर की लापरवाही, निजी अस्पतालों के कारनामे अखबार टेलीविजन पर आए दिन दिखते हैं। देश के इस समय किसी भी कोने में रहते हो, जी बिजनेस की निजी अस्पतालों में इलाज के नाम पर लूट की खबर दिखाए जाने के बाद सरकार से लेकर अस्पताल तक हरकत में आए हैं। लेकिन निजी अस्पतालों में वो घटनाएं जिन्हें रोकने के लिए सब कुछ करने का दावा किया जा रहा है, रुक नहीं रही। फोर्टिस में मेडिकल लूट की खबर दिखाए जाने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज से लेकर सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी तक ने राज्यों को खत लिखा, लेकिन निजी अस्पतालों की लापरवाही पर अब भी शायद कोई असर पड़ा है। अब दिल्ली में देश के नामचीन अस्पताल मैक्स में डॉक्टर की लापरवाही का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा कह रहे हैं कि मामले की जांच के लिए उन्होंने आदेश दे दिए हैं। मैंने पहले कहा कि बहुत दुखदायी विषय है, और मैंने दिल्ली सरकार को, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को कहा है टू लुक इनटू द मैटर एंड टेक नेसेसरी एक्शन। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने ट्वीट कर मामले का संज्ञान लिया है।
सत्येंद्र जैन ने ट्वीट किया है कि मैक्स अस्पताल के क्रिमिनल नेग्लिजेंस की जांच का आदेश दिया गया है। अब जरा मैक्स अस्पताल की सफाई भी सुन लीजिए। हमने मामले की जांच शुरू कर दी है। हम बच्चों के परिवार वालों के साथ संपर्क में हैं। हमें और जानकारी का इंतजार है, उसके बाद ही कोई बात कर सकते हैं। उधर फोर्टिस में डेंगू पर 16 लाख का बिल वसूलने पर हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं कि जांच रिपोर्ट तैयार हो गई है। हमारी कमेटी मैंने कंस्टिट्यूट की थी, हाई लेवल कमेटी कंस्टिट्यूट की थी, उन्होंने सारी जांच की है और उसकी रिपोर्ट लगभग तैयार है और उस रिपोर्ट के मुताबिक हम कार्रवाई भी करेंगे। हाई कोर्ट कहेगा तो हाई कोर्ट में भी वो रिपोर्ट प्रस्तुत कर देंगे। सवाल मेडिकल लूट, डॉक्टर की लापरवाही और पुलिस केस दर्ज करने भर का नहीं है। निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने 2010 में मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट बनाया था। कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ये अब तक किसी राज्य में लागू नहीं हुआ। दिल्ली और हरियाणा इन्हीं राज्यों में शामिल हैं। सवाल है, ये एक्ट राज्य लागू क्यों नहीं करते? दरअसल हेल्थ राज्यों का विषय है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर कोई एक्ट तो बना सकती है, लेकिन उसे राज्य लागू करें या ना करें ये उन पर निर्भर करता है। और फिर निजी अस्पतालों की करोड़ों की कमाई भी है। जब भी मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट को राज्य में लागू करने की बात आती है, डॉक्टर बिरादरी इसके विरोध में उतर आते हैं। यानी निजी अस्पताल सिर्फ कमाई करने का अड्डा भर दिखने लगे हैं। कभी मेडिकल लूट, कभी मेडिकल नेग्लिजेंस, तो कभी किडनी बदलने का खेल। सवाल है, आखिर कब लगेगी इन निजी अस्पतालों पर लगाम? जी बिजनेस का सवाल है कि क्यों बैन नहीं किए जाते निजी दागी अस्पताल? निजी अस्पतालों के खिलाफ सरकार क्यों नहीं और सख्त होती? क्यों राज्य कर रहे हैं मेडिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू करने में आनाकानी? और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या निजी अस्पताल कमाई की दुकान बन गए हैं? अभी एक हफ्ता ही हुआ है जब हमने गुड़गांव के फोर्टिस अस्पताल से लेकर मेदांता अस्पताल तक की कहानियां आपको दिखाई, कैसे अस्पताल मोटा बिल बनाता है और जो लोग परेशान लोग अपनों को लेकर अस्पताल पहुंचते हैं, उन्हें आखिर में कुछ भी हाथ नहीं लगता। पैसे भी खो देते हैं और अपनों को भी खो देते हैं। अभी एक हफ्ता भी नहीं हुआ और ये दूसरा मामला यहां पर सामने आया है। अगला 1 घंटा आपके लिए बेहद जरूरी है कि आप हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपको समझ में आएगा। हमारे इस पैनल में बहुत सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे के लिए क्या जरूरी है। अस्पतालों पर नकेल लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, उस डॉक्टर के खिलाफ कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्यों हर बार हमें इस तरह से डिबेट करनी पड़ती है, मुद्दे उठाने पड़ते हैं और सरकार नहीं जाग रही है। क्या सिर्फ कार्रवाई करना, रिपोर्ट तलब करना काफी है या उससे भी आगे बढ़कर और भी सख्त कदम उठाने होंगे? मेरे साथ मेरे सहयोगी पवन नारा ज्यादा अपडेट के लिए सबसे पहले यहां पर जुड़ गए हैं। पवन उस जगह पर मौजूद हैं जहां इस बच्चे को अस्पताल में रखा गया है, रोहिणी के इस अस्पताल में। पवन, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपने बच्चे के परिजनों से बातचीत की है। हमारे दर्शकों को आप जो पूरी बात हुई है, क्या बात हुई है, डॉक्टर्स क्या कुछ कह रहे हैं? डॉक्टर्स ने नवजात को यहाँ पर डेड घोषित कर दिया था और फिर पता चला कि बच्चा जिंदा है। पूरा मामला क्या कुछ हुआ, आपकी आंखों देखी क्या है फिलहाल? जी बिल्कुल, आप समझ सकते हैं कि बच्चे को खोने का दुख क्या होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख की बात यह है कि यहाँ एक ऐसे बच्चे को मृत घोषित कर दिया गया जो असल में जिंदा था। माँ बाप से हमने बात की और उनका दुख इस बात को लेकर और ज्यादा बढ़ जाता है कि जिस बच्चे को बेटर मेडिकल फैसिलिटीज के चक्कर में वो मैक्स हॉस्पिटल लेकर आए थे डिलीवरी के वक्त, जिस महिला को, उसको वो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं मिली। अस्पताल से शमशान घाट तक जाने का वक्त जो उसकी जान को बचाने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो वक्त जाया हो गया। और यही लापरवाही उनके दुख को कई गुना बढ़ा रही है। और यही इस पूरे मुद्दे में अगर देखा जाए तो लापरवाही इतनी ज्यादा है कि जो भी इस खबर को सुन रहा है गुस्से से भर जाता है। सवाल पूछता है कि क्या यही बेटर केयर है जिसके लिए प्राइवेट अस्पताल ज्यादा पैसे लेते?
बिल्कुल बिल्कुल। एक और चीज पवन, वो ये कि क्या आपकी मैक्स अस्पताल प्रशासन से कोई बातचीत हुई है? क्योंकि एक ईमेल के जरिए उन्होंने ये बात कही कि हम पूरे ही मामले में जांच की कोशिश कर रहे हैं, पता लगाएंगे, पेरेंट्स से हम लगातार टच में हैं, जबकि इस बच्चे के पिता कह रहे हैं कि मैं अस्पताल प्रशासन से बात करने की कोशिश कर रहा था लेकिन मुझसे कोई बात नहीं हुई। जी, मैक्स प्रशासन से एक स्टेटमेंट जारी हुआ है, कैमरे पर तो कुछ नहीं कहा गया है। अस्पताल ने कहा है कि वो पूरे इस मामले की जांच कर रहे हैं, लगातार परिवार के संपर्क में बने हुए हैं और जो डॉक्टर इस केस को अटेंड कर रहा था उसे छुट्टी पर भेज दिया गया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ फिलहाल परिवार अस्पताल के सामने धरने पर बैठा है इस मांग के साथ कि जिस डॉक्टर ने जीवित बच्चे को मृत घोषित किया उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक और चीज पवन, आप उस अस्पताल भी गए होंगे जहां इस नवजात को फिलहाल एडमिट किया गया है, उसकी तबीयत फिलहाल कैसी है यहाँ पर? देखिए, आपको ये समझना होगा कि ये 23 हफ्ते की प्रेगनेंसी थी। ऐसे में बच्चे की हालत अभी फिलहाल स्टेबल बट क्रिटिकल कही जा रही है। सरवाइव करेगा या नहीं करेगा, इस पे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि 23 हफ्ते के बच्चे को सरवाइव कर पाना, क्योंकि हमारी डॉक्टरों से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर सरवाइव करता है तो क्वालिटी ऑफ लाइफ को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं कि बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होगी। लेकिन फिलहाल बच्चा क्रिटिकल लेकिन स्टेबल है। सबकी निगाहें इस बात पर है कि क्या 23 हफ्ते का बच्चा सरवाइव कर पाएगा या नहीं। लेकिन फिलहाल डॉक्टरों की कोशिशें दूसरे अस्पताल में जरूर जारी हैं। ठीक है पवन, आप हमारे साथ बने रहिए और भी आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। सबसे पहले आरती मेहरा, आपको लगता है कि अब अस्पताल पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, डॉक्टर पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और कोई तो एक्शन उठाना चाहिए यहाँ पर? जी अनुराग जी, बहुत शॉकिंग, बहुत दुखद पराकाष्ठा है। अगर देखा जाए नेग्लिजेंस की, दिल दहला जाता है कि एक जिंदा बच्चा प्लास्टिक में रैप हॉस्पिटल, और वो भी मैक्स जैसा हॉस्पिटल। तो मुझे ऐसा लगता है कि जरूर कार्रवाई उस डॉक्टर पे तो होनी ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कार्रवाई हॉस्पिटल पे जरूर होनी चाहिए। हॉस्पिटल पे रेगुलेशंस, जो मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट है, वो अभी जैसे बात हो रही थी, मेरी बात हुई मिनिस्ट्री में, तो मुझे ऐसा लगता है ना सिर्फ दिल्ली सरकार को, हरियाणा सरकार को, जिन जिन स्टेट्स ने, क्योंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है, सिर्फ एक ट्वीट कर देना कि स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन लेंगे से काफी भर नहीं है। इनके जगह जगह मेडिकल ऑफिसर्स हैं, मेडिकल इंस्पेक्टर्स हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उन्हें अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से करना चाहिए। हर हॉस्पिटल में और हर पेशेंट को, आने वाले पेशेंट को पता होना चाहिए कि क्या क्या उनको सुविधा दी जा रही है या क्या क्या उनका इलाज होने जा रहा है, उस इलाज का क्या क्या खर्चा है, और जहां पे क्रिटिकल है उसमें तो कोई प्रश्न होना ही नहीं चाहिए। क्रिटिकल पेशेंट को इमीडिएटली उसको पहले हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। आरती जी, ये सिर्फ दिल्ली में होना चाहिए या आपके मुताबिक देश भर में होना चाहिए? आरती जी, दिल्ली में होना चाहिए या देश भर में भी होना चाहिए? देश भर में होना चाहिए जी, मैं बिल्कुल नहीं, देश भर में होना चाहिए। अनुराग जी, मैंने पहले कहा देश भर में होना चाहिए, मैंने हरियाणा का भी नाम लिया है। तो मेरा ये मैम, लेकिन हरियाणा में ऐसा कुछ हुआ नहीं। पिछले हफ्ते हमने फोर्टिस का मामला दिखाया था। को नोबल सेंसिटिविटी से डील होना चाहिए। अरे मैम, नोबल सेंसिटिविटी तो बची ही नहीं ना यहाँ पर। यहाँ बहुत सारे लोगों को, हम ऐसों को जानते हैं जिनके बच्चे नहीं होते हैं, IVF कराने जाते हैं, तरह तरह के टोटके अपनाते हैं, या यूं कहे कि तमाम डॉक्टर्स के पास भी जाते हैं, उनके बच्चे होते नहीं है, और जिनके बच्चे होते हैं अस्पताल उन्हें मृत घोषित कर देता है। तहसीन पूनावाला, what do you have to say on this? जी देखिए, मैं आप सबकी बात से सहमत हूँ और आरती जी की बात से अक्सर मैं सहमत नहीं रहता हूँ, लेकिन आज सहमत हूँ कि अस्पताल पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और क्योंकि दिल्ली में ये स्टेट सब्जेक्ट है, तो स्टेट सब्जेक्ट तो अरविंद केजरीवाल जी से ये रिक्वेस्ट है कि ना केवल एक ट्वीट करें, लेकिन जो उनके हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन, वो पर्सनली इस केस को देखे, चीफ हेल्थ सेक्रेटरी को इंस्ट्रक्शंस दे और
मेरी आरती जी से भी ये रिक्वेस्ट है, क्योंकि पुलिस जो है ये एक केंद्र का सब्जेक्ट है दिल्ली के अंदर, इमीडिएटली वे अपने ऑफिस से पुलिस कमिश्नर को कॉल करे या उस इलाके के डीसीपी को कॉल करे और प्रोप्राइटर्स जो मैक्स के अस्पताल के ओनर्स है और सीईओ है उसको जल्द से जल्द अरेस्ट करे। ये तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मालिक या सीईओ इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। ये अस्पताल इस तरह की घटनाएं करती जाएगी। आपने सिर्फ अस्पताल ने उस डॉक्टर को सस्पेंड कर दिया, छुट्टी पर भेज दिया, वो शायद एक जूनियर डॉक्टर हो, सीनियर डॉक्टर हो, लेकिन आखिर जब आप एक अस्पताल खोलते हो छुट्टी पर भेज दिया है, लाइसेंस उस ओनर को मिलता है, उस मालिक को मिलता है, सीईओ को मिलता है, मुनाफे वो घर ले जाते हैं। तहसीन, you know what छुट्टी पर भेज दिया तो वो भी नहीं किया। तो पुलिस अब जांच कर रही है, जांच करना बंद करे। कांग्रेस फिलहाल आज इस प्लेटफॉर्म पर जो भी कुछ बोलेगी, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जिन स्टेट्स में आपकी सरकार है आप वहां पर उसे लागू करें। आपके लिए अच्छी चीज यह है कि दिल्ली में आपकी सरकार नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो दूसरे राज्यों को किस तरह से क्या गाइडेंस देती है वो भी समझ में आता है। कांग्रेस जिन चीजों पर हामी भरती है वो भी दिखता है। यहाँ पर मेरे साथ मेरे सहयोगी राजेश सिंह भी है। राजेश जी, पिछले पूरे हफ्ते हमने फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ जो मुहिम चलाई थी, वो हमारी मुहिम फोर्टिस अस्पताल के खिलाफ नहीं थी, वो हमारी मुहिम थी उन तमाम अस्पतालों के खिलाफ जो लंबा चौड़ा मोटा बिल बना देते हैं। और आज के मामले में तहसीन और आरती, आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको बताती हूं कि आज के मामले में जब इस पिता को कहा गया कि आपका बच्चा ठीक नहीं है, उसकी हालत क्रिटिकल है, आप 50 लाख रुपए जमा कराइए और उसके बाद हम आपके बच्चे को यहां पर आईसीयू में रखेंगे 3 महीने के लिए, ये उस पिता को कहा गया। जिसके बाद उस शख्स ने कहा कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, आप मेरा बच्चा मुझे वापस दे दीजिए। 1 घंटे बाद उसे कहा गया कि आपका बच्चा जीवित नहीं है, उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। ऐसे में राजेश जी, अब जवाबदेही किसकी बनती है, कौन देगा जवाबदेही? क्योंकि शायद मैं और आप तो आईएमए से भी बात कर चुके हैं, एमसीआई से हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं होता है, और जब इतना बड़ा मामला मीडिया में सामने आता है तो पॉलिटिकल पार्टीज कहती है कि ये एक्शन होना चाहिए, वो एक्शन होना चाहिए। बिल्कुल, ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस है और इसके लिए सिर्फ अस्पताल या वो डॉक्टर जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए पूरी पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार है, पूरी पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदार, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। अगर बीजेपी ये कहती है कि सेंटर ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2012 में पास कर दिया, स्टेट्स लागू नहीं कर रहे हैं, तो ये कोई बात नहीं। 18 राज्यों में अभी बीजेपी की सरकार है। अभी हम हरियाणा के जो हेल्थ सेक्रेटरी मंत्री हैं उनकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आ गई है, 15 दिन हो गया, रिपोर्ट आ गई है। 2 दिन पहले हमने खबर चलाई थी कि रिपोर्ट में हॉस्पिटल को जिम्मेदार ठहराया गया है। क्या 48 घंटा बीत गए रिपोर्ट आए हुए, हरियाणा सरकार ने क्या एक्शन लिया हॉस्पिटल के खिलाफ? तो ये सिर्फ पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जब तक नहीं चाहेगा तब तक नहीं हो सकता है। और ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कि जांच हो रही है और जांच का रिपोर्ट आ रहा है तब कुछ एक्शन लेंगे, ऐसे कुछ नहीं होगा। सिस्टम को ठीक करना होगा और वो पॉलिटिकल क्लास ही सिस्टम ठीक कर सकता है। कोई भी हॉस्पिटल, कोई भी प्रमोटर पॉलिटिकल क्लास से बढ़कर नहीं है। क्योंकि आरती जी, ये तो साफ हो गया है, 2 दिन पहले रिपोर्ट आई, मेडिकल नेग्लिजेंस बताया गया फोर्टिस मामले में, लेकिन कार्रवाई क्या की? देखिए, कार्रवाई इसमें हो रही है, जैसे कि अनिल विज वहां के स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बहुत संवेदनशीलता के साथ वहां पे कार्रवाई आप जल्द देखेंगे, क्योंकि हॉस्पिटल्स को बंद करना बहुत आसान है, लेकिन देश की जो हमारी जनसंख्या है 10 करोड़ के करीब लोग जो हेल्थ सर्विसेज चाहते हैं एट अ टाइम, उनको सर्विसेज तो बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक एक हॉस्पिटल में मतलब आरती जी सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल्स इनको पूरा कर सकते हैं, पनिशमेंट करना। आरती जी, क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स, इज इट ओनली प्राइवेट हॉस्पिटल्स हु कैन डू दिस एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स कांट डू दिस? नहीं, देखिए, हम यहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट की बात भी नहीं कर रहे, हम यहाँ पे किसी स्टेट को बचाने की भी अनिवार्य बात नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, हम हॉस्पिटल को बंद करने की बात नहीं कर रहे हैं। कोई हॉस्पिटल बंद नहीं होना चाहिए, हॉस्पिटल और खुलने चाहिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली राजेश जी, मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, आप बोलिए, ठीक है, आप बोलिए। 1 मिनट, देखिए, ऐसा है कि सेंटर को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा और राज्य सरकारों को भी सेंसिटिव होना पड़ेगा, और सेंसिटिविटी से ही, क्योंकि ये तो नोबल प्रोफेशन है, इस प्रोफेशन के लिए इस तरह के जो केसेस आए हैं, इसका जवाब ये नहीं है कि हम हॉस्पिटल्स को, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो, जो उनको बंद कर दे, उनको दंडित करें,
स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट दे, जो डॉक्टर इन्वॉल्व है हॉस्पिटल के ऊपर इतना फाइन लगाए, क्योंकि पैसे में अगर उनकी जान अटकी पड़ी है कि वो ये बिल्कुल कमर्शियल वेंचर्स बन के रह गए हैं, तो इतना उनपे एक फाइन लगाए कि अगली बार वो, और ऐसे रूल्स भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि समय आ गया है कि जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम बहुत हद तक मैं इस बात को कह सकती हूं कि एजुकेशन सिस्टम में जिस तरीके से 25% एक कोटा गरीबों के लिए, और उसको देखा जा रहा है कि वो गरीबों पे खर्च हो, इसी तरह से हमें मेडिकल में भी इसी तरह से स्टेप्स लेके उनके लिए कार्य करना पड़ेगा। मोदी सरकार ने इसी पर आरती जी और कुछ स्टेप्स लिए हैं। पूरा हम दोनों से इसी चीज पर हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी बात से बिल्कुल एग्री करते हैं। दिल्ली में बहुत सारे हॉस्पिटल्स को सब्सिडी पे जमीन दी गई है, क्या वो हॉस्पिटल गरीबों का इलाज करते हैं? नहीं करते हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल्स की बोर्ड मीटिंग में क्या डिस्कस होता है? बड़े बड़े बोर्ड मीटिंग में कैसे आमदनी बढ़ाया जाए, कैसे मरीजों का इलाज किया जाए, सुविधाएं बढ़ाई जाए, इस पे बात नहीं होती है। उनको अपने प्रॉफिट की चिंता है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि हर ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटल के बोर्ड में पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, सरकार का कोई आदमी हो जो कि इस बात की निगरानी करे? तो ये सब स्टेप जो है सिस्टमेटिक स्टेप ये सरकार ले सकती है और ये पॉलिटिकल क्लास कर सकती है। इस पे सिर्फ कमिटी बिठा देने से और इसकी रिपोर्ट आने से, पब्लिक में स्टेटमेंट देने से नहीं होगा। तो सरकार जब तक एक्टिव नहीं होगी ये काम नहीं हो सकता है। मिस्टर सिंह, बोर्ड में एक व्यक्ति सरकार का होता है, सिस्टम में लिखा हुआ है 25% वीकर सोसाइटी को देना है, लेकिन नहीं दे रहे हैं, एग्जीक्यूशन ठीक से नहीं हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन करवाना सरकारों की जिम्मेदारी है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस बात में देखना है, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तो इसमें तह पे जाके, क्योंकि एक हमें हेल्थ फॉर ऑल और इंक्लूसिव हेल्थ की हम जब बात करते हैं तो मुझे लगता है हम सबकी जिम्मेदारी है कि हर बात से उठ के मानवीय आधार पर हमें इस कार्य को करना चाहिए। आरती जी, राज्यों से देश बनता है, क्यों हमेशा ऐसा होता है कि केंद्र कोई बात कहता है, केंद्र ने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की बात कहा राज्यों से कि आप इसे लागू कीजिए, राज्य उसमें बदलाव करके उसे लागू करने की कोशिश करते हैं, तो वही एक डॉक्टर कम्युनिटी उठकर कहती है कि आप इसे लागू मत कीजिए। मतलब मर्जी किसकी चलती है यहाँ पर? फिर अगर हम IMA से सवाल करते हैं तो वो कहता है हमारा काम नहीं है, MCI का काम है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया कोई जवाब नहीं देता है। किसके पास जाएं मैम, कहां जाएं? तहसीन, आई कम टू यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोऑर्डिनेशन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, मैं उस बात पे बिल्कुल डिस्प्यूट ही नहीं करूंगी, क्योंकि मैं बहुत क्लोजली जानती हूं, सारे सिस्टम को जानती हूं, चैलेंजेस को जानती हूं, प्रॉब्लम्स को जानती हूं। इस देश में हेल्थ के प्रति और सजग और इफेक्टिव और बजट और हॉस्पिटल्स और फैसिलिटीज हमें न सिर्फ खोलनी होगी, हमें सेंसिटाइज भी करना बहुत जरूरी है हर इस प्रोफेशन से जुड़े हुए व्यक्ति को। और इस तरह के जो केसेस होते हैं उसमें इतना जबरदस्त दंड होना चाहिए जिससे कि आने वाले दूसरे हॉस्पिटल्स के लिए, दूसरे डॉक्टर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। क्योंकि आरती जी ये काम आपको ही करना होगा, आपकी सरकार है फिलहाल केंद्र में, आपको ही करना होगा। माफ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ। तहसीन, यू वांट टू ऐड समथिंग? या अनुआ जी, तहसीन। मुझे थोड़ी सिस्टमैटिक पॉइंट्स पता नहीं है। ये करप्शन कहाँ से शुरू होता है? ये शुरू होता है जब आप एक डॉक्टर बनने जाते हैं, एक सीट 1 करोड़ 2 करोड़ की बिकती है। ये मैं जानता हूँ, ये एक ओपन सीक्रेट है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आकर नीट की गाइडलाइंस दी, नीट की गाइडलाइंस को कि एक कॉमन एग्जाम हो, क्योंकि जो भी डीन कॉलेजेस होती है, यानी कि प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, अगर आप उन डीन कॉलेजेस को देखें, सारे डीन कॉलेजेस पॉलिटिशियंस ओन करते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो भाजपा के हो। मैं आज कोई पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा हूँ, आपके चैनल पे एक हकीकत बयान कर रहा हूँ। ये सारी डीन कॉलेजेस अपने प्राइवेट एग्जाम्स करते थे। इन प्राइवेट एग्जाम्स में जो भी बच्चे पास होते थे, ये डॉक्टर्स या अस्पताल के मालिक के बच्चे पास होते थे। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने नीट को कंपलसरी किया। नीट को किसने अपोज किया? केंद्र की सरकार ने अपोज किया। क्यों अपोज किया? किसी के पास इसका जवाब नहीं है। दूसरी चीज, जो आपने क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट की बात की, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो है
हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, अगर राज्य सरकार और राज्यों की सरकारें अपना दायित्व पूरा नहीं करते, अपनी जिम्मेदारी पूरा नहीं करती, तो केंद्र का ये दायित्व बनता है कि वो अब कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करे। ये आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। और फिर आप इसको केंद्र और राज्य की लड़ाई बना रहे हैं। हम उस मामले में डिबेट कर ही नहीं रहे। और सबसे बड़ी राज्य की लड़ाई नहीं है, ये सेंसिटिविटी की चीज है, ये सिस्टम की चीज है। मैंने किसी के बीच में नहीं रोका है। रिक्वेस्ट सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, मैं आपको प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि बीजेपी भी जानती है कि कमियां क्या है, क्या ठीक करने की जरूरत है। और राजेश जी, कांग्रेस भी बहुत अच्छे से समझती है, कांग्रेस भी बहुत अच्छे से जानती है कि कमियां कहां पर है, क्या ठीक करने की जरूरत है। लेकिन एंड ऑफ द डे आई एम श्योर बोथ ऑफ यू नो द फैक्ट वेरी वेल कि कहीं कुछ हो नहीं रहा है। डॉक्टर रवि मलिक मेरे साथ है, सीएमडी है मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के। डॉक्टर मलिक कुछ कहना चाहता हूं मैम। तहसीन, आई विल कम टू यू, वी हैव डॉक्टर मलिक राइट नाउ। आरती जी 1 मिनट रुक जाइए, डॉक्टर मलिक से बात कर लेते हैं। मैम अपनी बात तो रख दूं, मेरी तो आपने बात 2 बार मुझे टोका बीच में। आपको मैं आपका समय दूंगी, आपकी बात पूरी है। डॉक्टर मलिक, मुझे सच में पिछले 2 हफ्ते से तो ये लगने लगा है कि अगर मैं अस्पताल जाऊं तो मुझे भी डॉक्टर की तरह उतना समझदार होना चाहिए, वो सारी पढ़ाई आनी चाहिए ताकि अस्पताल मुझे बेवकूफ ना बनाए। सर देखिए, मेरे ख्याल से तो इतना ज्यादा नेगेटिविटी का माहौल जो लेके चल रहे हैं हम लोग, मेरे ख्याल से ये आने वाले समय के लिए डॉक्टर पेशेंट रिलेशन के लिए, पेशेंट डॉक्टर पेशेंट हॉस्पिटल रिलेशन के लिए ठीक नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा, कोई एक केस होता है जिसमें कि डॉक्टर की गलती है या अस्पताल की गलती है, उसमें दे शुड बी प्रोसिक्यूटेड, दे शुड बी स्यूड। हम इस चीज को क्यों नहीं ला रहे हैं? जो 99% केसेस ठीक होकर जा रहे हैं, रोज हार्ट के पेशेंट ठीक हो रहे हैं, कैंसर से लोगों को निजात मिल रही है, लिवर ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, हम क्यों उस पॉजिटिविटी की तरफ नहीं जा रहे हैं? मुझे ये नहीं समझ आ रहा। इस तरह की नेगेटिविटी फैलाने से 3 चीजें होंगी मैडम, मैं आपको बता दूं। नंबर 1, अच्छा टैलेंट मेडिकल में नहीं आएगा, अच्छा व्यक्ति डॉक्टर नहीं बनना चाहेगा। इफ यू टेक द जर्नी विद अ डॉक्टर, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, डॉक्टर की जर्नी, वो एक अच्छी फैमिली से, अच्छे एम्बिशन से डॉक्टर बनता है, अपनी क्लास का टॉपर होता है, उसके बाद वो डॉक्टरी के अंदर आता है, उसके बाद वो हिपोक्रेटिक ओथ लेता है, 12 साल की तपस्या के बाद में वो डॉक्टर बनता है। अगर उसके बाद में हम केवल और केवल नेगेटिविटी फैलाएंगे, पहली चीज तो यह टैलेंट नहीं आएगा, दूसरी चीज अगर टैलेंट आएगा तो वो विदेश में चला जाएगा, ब्रेन ड्रेन होगा। तीसरी चीज ये बड़ी आवश्यक है कि अगर हम इन चीजों के ऊपर रोक लगाएंगे तो क्वालिटी मेडिकल केयर, आज आपको मालूम है विदेश से कितने व्यक्ति आ रहे हैं यहाँ पर लिवर ट्रांसप्लांट कराने, किडनी ट्रांसप्लांट कराने, क्वालिटी हेल्थ केयर हो रही है। अगर आप जनरलाइज देखें, 99 नहीं तो 95% पेशेंट जो है अपनी ट्रीटमेंट से भी सेटिस्फाइड हैं, क्योर भी हो रहे हैं, मेजॉरिटी इन लोगों की है। तो डॉक्टर मलिक एक और बात बताइए कि क्या इस पूरे मामले में आईएमए की कोई जिम्मेदारी बनती है? देखिए, आपको ये समझना बड़ा जरूरी है, आईएमए का क्या रोल है, मेडिकल काउंसिल का क्या रोल है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे हम आगे नहीं चल पाएंगे। आईएमए इज एन एनजीओ, इट इज एन एसोसिएशन ऑफ डॉक्टर्स, they are not a statutory body, they cannot punish anybody, they cannot punish the doctors also, they cannot take any action, they can only debar them from the membership of IMA। इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, उनके पास पावर्स नहीं है कि किसी को इन्वेस्टिगेट करें, उनके पास पावर नहीं है किसी डॉक्टर को जेल में भेज दें। ये सारी पावर्स जो है मेडिकल काउंसिल्स के साथ में है। ठीक है सर, एक बहुत जल्दी से डॉक्टर मलिक और भी लोग हैं पैनल पे, एक बहुत जल्दी से एक बहुत जेन्युइन सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, क्या डॉक्टर्स को भी सेल्स टारगेट दिए जाते हैं? क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों मामला उठा है, डॉक्टर्स आपसे लंबे लंबे चौड़े बिल थमाए जाते हैं, यहाँ पर ये टेस्ट कराइए, वो टेस्ट कराइए, और आप क्योंकि थोड़ा सा लेट जुड़े हैं सर, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल जिस मामले की हम बात कर रहे हैं, मैक्स हॉस्पिटल की जो हम बात कर रहे हैं, यहाँ अस्पताल ने माँ बाप को कहा कि आप 50 लाख रुपए जमा कराइए। बहुत जल्दी से बताइए सर, और बहुत जेन्युइनली बताइएगा, क्योंकि आई कैन अंडरस्टैंड कि ये नोबल प्रोफेशन है, लेकिन एंड ऑफ द डे आपके पास भी टारगेट्स होते होंगे, तो क्या डॉक्टर्स को टारगेट्स दिए जाते हैं सेल्स के? देखिए, इसमें दोनों मसलों पे मैं आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, अगर टारगेट दिए जाते हैं ये बिल्कुल गलत है, इनको उजागर करना चाहिए। कोई भी अस्पताल टारगेट देता है या कोई भी डॉक्टर उनको फॉलो करता है तो इनको उजागर करना चाहिए। लेकिन उन डॉक्टरों का क्या होगा, 80-90% जो ना टारगेट लेते हैं ना टारगेट देते हैं। दूसरी चीज, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई बच्चा मृत घोषित किया गया है
और उसके बाद में वो जिंदा हो गया, जैसा कि आपने बताया, मुझे भी थोड़ा बहुत पता चला मीडिया से ही, तो ये डेफिनेटली एक मामला मेडिकल नेग्लिजेंस का बनता है, क्योंकि मृत घोषित करने से पहले हम लोग बहुत सारी चीजों का ध्यान देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूँ, मैं भी छोटे बच्चों से डील करता हूँ और इंटेंसिव केयर से डील करता हूँ। 2 मिनट तक आपको हार्ट रेट को ऑब्जर्व करना होता है, आपको ईसीजी लगाना होता है, आपको मल्टीपैरा मॉनिटर लगा के पूरा पुख्ता, पर्सन हु इज डेड फॉर एवर, आपको अगर उसको डेथ डिक्लेयर करनी है तो आपको बड़ी सावधानी से डेथ डिक्लेयर करनी पड़ती है, रेस्पिरेशन ऑब्जर्व करनी पड़ती है, हार्ट रेट देखना पड़ता है, मल्टीपैरा मॉनिटर लगाना पड़ता है, ईसीजी लगाना पड़ता है, ताकि कोई ऐसा व्यक्ति जिंदा ना बच जाए और उसके बिना बात के क्लिनिक ना हो जाए। ठीक है डॉक्टर मलिक, जो बातें आपने यहाँ पर कही और आपने कहा कि डॉक्टर्स के पास कोई टारगेट नहीं होते और अगर होते भी हैं तो नहीं देने चाहिए, जो भी आपने बात यहाँ पर कही, मैं आपको बता दूं कि शायद, और उम्मीद करती हूं कि मैं सच में ये चाहती हूं कि मैं गलत हूं, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारे डॉक्टर्स ये बात कहते हैं कि उन्हें सेल्स टारगेट दिए जाते हैं यहाँ पर, और उम्मीद करती हूं कि डॉक्टर्स अगर हमारा ये शो देख रहे हैं और अगर उन्हें किसी तरह के ऐसे टारगेट्स दिए जाते हैं तो मेरी हाथ जोड़कर आपसे विनती है, जी बिजनेस की विनती है आपसे कि आप इस तरह के टारगेट्स बिल्कुल ना दें, क्योंकि आपके इन टारगेट्स को पूरा करने के लिए लोगों के घर तक बिक जाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर अजय गंभीर भी है, एग्जीक्यूटिव मेंबर है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के, नेशनल नियोनेटोलॉजी फोरम के पास प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। डॉक्टर गंभीर, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और लिया जाएगा मैक्स हॉस्पिटल के खिलाफ और उस डॉक्टर के खिलाफ? बिल्कुल, अगर आपका क्वेश्चन सिर्फ एक्शन पे है तो एक्शन से प्राइमरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। बिल्कुल हम एक्शन लेंगे, और मैंने अभी रजिस्ट्रार से भी बात करी है, जब आपने मेरे से बात करी दोपहर को, हाँ। और मंडे को हम अपनी ये एक्शन लेने का जो हम सुओ मोटो एक्शन है, अगर हमारे पास रिटर्न कंप्लेंट आती है तो ठीक है, नहीं आती तो हम सुओ मोटो एक्शन लेने के बारे में हम विचार कर रहे हैं। क्या एक्शन लिया जाएगा? इस मामले में 2 चीजें आई हैं उभर के। हाँ। मैडम, एक्शन में पहले सुओ मोटो तो हम बच्चे का तो एक दूसरी नर्सरी में है, तो डॉक्टर का वर्जन लिया जाएगा। पहला चीज होती है कि एक टर्म होती है डीएनडी, डू नॉट रिससिटेट, डीएनआर। तो डू नॉट रिससिटेट का अगर पेशेंट ने अगर अपनी कंसेंट दी हुई है तो हमें वो देखना पड़ेगा कि पेशेंट को पहले कितना ब्रीफ किया गया था, क्या क्या बात की गई थी, क्या पेशेंट से कंसेंट ली गई थी और पेशेंट से क्या कम्युनिकेट किया गया था, पहली बात। दूसरी बात है कि उस समय पेशेंट को क्यों भेजा गया। अगर पेशेंट मरा हुआ था तो उसको डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं दिया गया, डेथ डिक्लेयर क्यों नहीं किया गया। अगर पेशेंट जिंदा था तो उसको क्यों भेजा गया। तो ये तो एक सीवियर एथिकल क्वेश्चन है, लीगल क्वेश्चन भी और एथिकल क्वेश्चन भी है, और जो भी डॉक्टर था उस समय ड्यूटी पे उससे भी हमने पूछना है और जो इंस्टीट्यूशन है उसने भी पूछना है। तीसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, ये देखा गया कि इंडिया में सबसे ज्यादा बच्चे जो इन्फेक्शन से और इस न्यूबॉर्न रिससिटेशन की प्रॉब्लम से मरते हैं। हमें ये छोटी बात लगती है, लेकिन जो हमने सर्वे किया है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल का, वेंटिलेटर सर्विसेज तो सब जगह अवेलेबल रहती हैं, लेकिन बेसिक सर्विसेज नहीं रहती, और उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई कोई भी हॉस्पिटल नहीं करना चाहता कि उसको पैसे नहीं मिलते। तो हमें अपनी कल्चर चेंज करनी है सर, लेकिन मैक्स जैसे बड़े अस्पताल में तो बेसिक सर्विस में उम्मीद करती हूँ कि होती होगी। इतना बड़ा अस्पताल है, 5 स्टार हॉस्पिटल के रूप में दिखाई देता है, अच्छे मोटे चार्जेस भी लेता है। मेरे साथ अनुजा कपूर है, सोशल एक्टिविस्ट है। अनुजा, साफ तौर पर मेडिकल नेग्लिजेंस का केस बनता है यहाँ पर, और अनुजा आप बहुत देर से हमारे साथ यहाँ पर बैठी है, लेकिन आप बताइए कि क्या कोई शख्स यहाँ कंज्यूमर एक्टिविस्ट होने के नाते, आप ये बताइए सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते, कि कोई कदम उठाया जा सकता है? आई एम नॉट ओनली सोशल एक्टिविस्ट, आई एम अ क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट एंड अ क्रिमिनल लॉयर टू। सो प्रॉब्लम कहाँ पर हम लोग जो यहाँ पर देखने की कोशिश कर रहे हैं, जो लॉ ऑफ टॉट जिसको हमें यहाँ पर बहुत पहले लागू कर देना चाहिए था, वो लागू नहीं हुआ। और लॉ ऑफ टॉट के लागू ना होने की वजह से ना स्कूल अकाउंटेबिलिटी में आके खड़ा होता है, ना हॉस्पिटल। सिर्फ जिस तरह से अभी सर सामने बैठे हैं और वो मुझे इस तरह से बात जो हम लोग समझ में आ रही, जो कह रहे हैं कि वो अब सुओ मोटो लेंगे। प्रॉब्लम ये आती है कि हम सुओ मोटो बहुत देर में लेते हैं। When we don't talk about preventions, हम लोग बहुत वेट करते हैं कि शायद उसके साथ ये हुआ या नहीं, और उससे पहले जो अभी डॉक्टर और फोन पे थे वो बहुत ही अपने आप को ऑफेंसिव उस पोजीशन पे आके बात करने लग गए थे कि हम इसके लार्जर फ्रेम को देखें। मुझे लगता है कि जहां पर आप एनजीओ की बात करते हैं, जो आपका एक टर्म एनजीओ में भी खड़ा होता है, वहां पर आप ये भी देखिए कि आप लोग का ही सेक्टर खराब हो रहा है। इट इज नॉट अबाउट दिस। प्रॉब्लम ये आती है कि ये आप लोगों को तय करना है कि हम आपके पास आए कि नहीं।
ये आप लोग डिसाइड नहीं कर सकते। ये आपको ये इस पॉइंट पे डिसाइड करना पड़ेगा कि हम आपके पास आगे आए या नहीं आए, क्योंकि आप लोग अगर इस चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, इस चीज के बारे में खुद सुओ मोटो नहीं लेंगे और कहीं ना कहीं इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं आगे लेकर आके रखेंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज को खो देंगे। हाँ, और इसीलिए इन प्रॉब्लम्स को आगे लाना बेहद जरूरी है। 99% केसेस हमने देखे हैं लोगों के ठीक होते हुए डॉक्टर मलिक, लेकिन इस तरह के मामले सामने आते हैं, मीडिया में सामने आ रहे हैं और शायद तभी कोई एक्शन भी लेने की बात यहां पर कर रहा है, नहीं तो बहुत आसानी से ऐसे मामले दब भी जाते हैं। मेरे साथ डॉक्टर के अग्रवाल है, IMA के प्रेसिडेंट है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अग्रवाल फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन जी बिजनेस। सर, क्या अब मैक्स हॉस्पिटल के इस डॉक्टर के खिलाफ आप कोई एक्शन लेंगे? हालांकि मुझे पता है कि आप बार बार ये कह चुके हैं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कोई एक्शन नहीं ले सकता है, लेकिन क्या उसे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से डॉक्टर को बाहर किया जाएगा? चलिए, डॉक्टर अग्रवाल से हम यहां पर संपर्क दोबारा साधने की कोशिश करते हैं। तहसीन, यू वांटेड टू से समथिंग? देखिए, मैं ये आपसे कहना चाहता था कि मैं एक कांग्रेस बीजेपी इशू नहीं करना चाहता था। मैं महज ये कहना चाहता हूँ कि केंद्र का दायित्व बनता है, राज्य सरकार नहीं करती। लेकिन इसमें एक और बड़ी चीज़ है और मैं डिबेट को भटका नहीं रहा हूँ, और यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों को साथ में काम करना चाहिए। ये सारा, जैसे आपने कहा, पैसे का गेम है। मैं खुद बाय प्रोफेशन एक बिजनेसमैन हूँ और मेरे पास 2 प्रपोजल आ चुके अस्पताल खोलने के, नामचीन ब्रांड के प्रपोजल्स आ चुके। अभी भी मेरे लैपटॉप पे प्रपोजल्स है और उस प्रपोजल पर बाकायदा कहा जाता है इतने MRI हो गए दिन के, इतने एक्सरेज हो गए, इतने स्कैन्स हो गए, यानी कि आप गरीबों से कंपलसरी MRI कराते हैं। थैंक यू तहसीन फॉर रेजिंग दिस पॉइंट एक्चुअली। और जो बात मैं बोल रही थी कि सेल्स टारगेट होते हैं, लोग परेशान सेल्स टारगेट होते हैं, वो आप भी समझ गए कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। हाँ, तहसीन, 1 मिनट दीजिएगा। मेरे साथ डॉक्टर के अग्रवाल, मेरे पास प्रपोजल्स आए हुए हैं। डॉक्टर के अग्रवाल मेरे साथ जुड़ गए हैं दोबारा से। एब्सोल्युटली डॉक्टर अग्रवाल, मैंने शुरुआत में कहा, तहसीन, आई जस्ट कम टू यू। बोलिए। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल, ये मैक्स अस्पताल का जो मामला सामने आया है सर, और क्या अब IMA कोई एक्शन लेगा? दिल्ली मेडिकल काउंसिल रेगुलेटरी बॉडी है, उनको कंप्लेन नहीं पहुंची तो वो सू मोटो उनको कंप्लेन उठानी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेट करनी चाहिए, और अगर डॉक्टर की गलती है तो डॉक्टर को पनिशमेंट देना चाहिए। सर, तो IMA इसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अंडर में जो डॉक्टर्स आते हैं, कहा जाता है कि आप उन्हें बाहर कर सकते हैं उससे, तो क्या कोई एक्शन लिया जाएगा? दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन तो अपनी तरफ से एक्शन लेगा सर। वहां हमारे साथ डॉक्टर अजय गंभीर बैठे हैं, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मेंबर है दिल्ली मेडिकल काउंसिल के। दिल्ली मेडिकल काउंसिल के ही बॉडी रेगुलेटरी बॉडी है, अगर वो एक्शन लेते हैं और वो दोषी पाया जाता है तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इसकी प्राइमरी मेंबरशिप कैंसिल कर सकती है। सर, मतलब आप प्राइमरी मेंबरशिप कैंसिल कर देंगे उस डॉक्टर की, राइट सर? अगर दोषी पाया जाता है तो दिल्ली मेडिकल काउंसिल के द्वारा। हाँ, डॉक्टर अग्रवाल, एक और चीज समझना चाहूंगी सर, इस तरह के मामले बहुत सारे सामने आ रहे हैं, हम लगातार बात भी कर रहे हैं, लेकिन सर हर बार डिबेट करना, हर बार बात करने की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या कुछ ऐसा स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनना चाहिए कि हर बार मरीज को ये ना लगे कि मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है, या मेरे साथ किसी तरह की धोखाधड़ी हो रही है, या मेरे साथ सही तरह का व्यवहार नहीं हो रहा है? क्या कुछ एक्शन नहीं होना चाहिए सर इस पर? मैं आपकी बातों को मानता हूं। हर चीज में हमें देखना होगा लापरवाही है कि गलती है। अगर गलती है तो उसके लिए इंटरमीडिएट इंश्योरेंस है, लेकिन अगर लापरवाही है उसके इन्वेस्टिगेशन होंगे, काउंसिल को एक्शन लेना चाहिए। सर, कोई टाइम ड्यूरेशन होती है, माफ कीजिएगा? 6 महीने का। 6 महीने के अंदर में इंक्वायरी कंप्लीट होनी चाहिए। 6 महीने में इंक्वायरी कंप्लीट होगी और उसके बाद एक्शन लिया जाएगा। जो कानून है वो यही कहता है। पर डॉक्टर अग्रवाल, हम कानून की नहीं, हम एथिक्स की बात कर रहे हैं आपसे। IMA एक बॉडी है जो कि डॉक्टर्स उसके मेंबर्स हैं। क्या IMA अपनी तरफ से इस तरह की चीजों को रोकने के लिए डॉक्टर्स को कुछ एथिक्स पे सुझाव देगी, सरकार को कुछ सुझाव देगी कि कुछ इस तरह के कानून बनाए जाए? डेफिनेटली IMA का यही काम है, और IMA सरकार के साथ में मिलकर सारे अमेंडमेंट, सारी पॉलिसीज IMA के साथ में ही बनती हैं, और इस पॉलिसी के अनुसार में 2.4 MCI एक्ट क्लियरली कहता है पेशेंट शुड नॉट बी नेग्लेक्टेड, और अगर पेशेंट नेग्लेक्ट होता है तो डॉक्टर का लाइसेंस
कैंसिल करने की दिल्ली मेडिकल काउंसिल को पूरी पावर्स है। अग्रवाल जी, अगर ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है कि हम ऑनलाइन, क्योंकि करप्शन कहीं ना कहीं इतना हाई है और पेशेंट्स, और आप जो कहते हैं कि पेशेंट्स और डॉक्टर का रिलेशनशिप बना रहे, तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम आपके पास आने से पहले ऑनलाइन पर हम अपना चीज को दर्ज करके देख लें कि क्या सिचुएशन चल रही है? क्योंकि अंदर आईसीयू के अंदर भी क्या चीजें हो रही है हम लोग को अंदर जाने नहीं दिया जा सकता, और कुछ अंदर किस तरीके के 1600 इंजेक्शन लग रहे हैं, कभी 2000 का ये ग्लव्स यूज हो रहे हैं। सर, ये चीज कौन हमें बताएगा? क्योंकि हम लोग अंदर एक कैमरा तो लगा नहीं रखा है। सो हाउ वुड वी नो दैट व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज ट्रू, बिकॉज़ देयर इज अ मिथ एंड द थिंग्स आर गोइंग ऑन। हम सरकार से यही हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि दो अलग अलग एजेंसीज, डॉक्टरों के लिए काउंसिल और अस्पतालों के लिए काउंसिल नहीं, ये गलत है। एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर में दोनों की इंक्वायरी होनी चाहिए, एक ही बॉडी होनी चाहिए जो अस्पताल और डॉक्टर दोनों की इंक्वायरी करे। आज गवर्नमेंट करती है अस्पतालों को और काउंसिल करती है डॉक्टरों को, ये गलत है, और एक ही विंडो में दोनों की इंक्वायरी होनी चाहिए। ठीक है डॉक्टर अग्रवाल। आरती जी एक बात बताइए कि जैसा कि डॉक्टर अग्रवाल ने भी यहाँ पर कहा, डॉक्टर मलिक भी कह रहे हैं यहाँ पर, और सब लोग ये कहते हैं कि जो अस्पताल है वो सरकार के दायरे में यहाँ पर आते हैं, तो क्या आप कोई एक्शन लेंगी? मैं सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि देश भर के उन अस्पताल के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा जहां से आपके पास इस तरह की खबरें आती हैं? जी बिल्कुल, अभी आपने ही टेलीविजन पे दिखाया, हमारे हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन की बात की है, और इसके साथ ही साथ उन्होंने राज्य सरकार को भी कहा है। जब हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को कहना था तब भी बहुत स्ट्रिक्टली कहा था, आज दिल्ली के उसमें भी उन्होंने प्रॉम्प्टली कहा है। सवाल ये उठता है, अभी डॉक्टर रवि मलिक जी कह रहे थे कि हमारा हॉस्पिटल्स, हमें डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। मुझे भी ऐसा लगता है, मैं तो बार बार कह रही हूँ, बड़ा नोबल प्रोफेशन है, लोग बिल्कुल भगवान मान के जानते हैं, अपने जीवन अपने परिजनों का उनको सौंपते हैं, तो उनके एक्शन भी वैसे ही होने चाहिए। जो टारगेट्स हैं, जो कार्टेल बने हुए हैं, जो जबरदस्ती के टेस्ट करवाने हैं, ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खुद सोचना चाहिए। क्योंकि आप एक तरफ ये कहते हैं कि मेडिकल टूरिज्म, बाहर से लोग आते हैं, ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, और लोगों की आस्था है भारत के हेल्थ सिस्टम में, तो ऐसे में आपको ये देखना चाहिए जो गरीब है उनको हम कैसे मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये भी सोशल सर्विस बहुत जरूरी है कि हर अस्पताल 15 से 25% तक अपना डेडिकेशन उन लोगों के प्रति रखे। तो ये सब बातें मन से भी आनी चाहिए। आरती जी मन से आनी चाहिए ये बातें, लेकिन आज आप इस प्लेटफॉर्म पर हमारे साथ बैठी हैं। आरती जी, एक ऐसा प्रॉमिस करके जाइए, एक ऐसा विश्वास हमें दिलाकर जाइए। हमने एक हफ्ते तक फोर्टिस के खिलाफ मुहिम चलाई, अस्पतालों की लूट के खिलाफ मुहिम चलाई, उसके बाद एक्शन लेने की बात सिर्फ इतनी उठती है कि जांच की जाएगी, रिपोर्ट आएगी, कोई एक्शन लिया जाएगा, लेकिन आम आदमी, आम जनता वो एक्शन होते हुए देखना चाहती है। मैडम, आपके केंद्र में भी सरकार है, मुझे एक कोई डिसीजन ऐसा बताकर जाइए जो सरकार अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में लेने वाली है और आम आदमी को उससे राहत मिलेगी। अनुआ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं आपको इमीडिएटली 10 इनिशिएटिव गिनवा सकती हूं जो हेल्थ में लिए गए, लेकिन आपने जो आज का प्रश्न है उससे डाइवर्ट न करते नहीं हुए, मैम, डाइवर्ट हो ही नहीं रहे। 1.5 महीने वाला विश्वास दिलाती हूं। आरती जी, हरियाणा में 10 बातें मुझे बताएंगी, हरियाणा में जो मुझे आप 10 बातें बताएंगी, उनमें आप मुझे गिनाएंगी कि स्टेट करने दो। नहीं आरती जी, मैं मुद्दे से भटक नहीं रही हूं, मैं सिर्फ एक बात ये कह रही हूं कि आम आदमी को लूटा जाता है, बड़े बड़े चार्जेस यहां पर लिए जाते हैं, डॉक्टर्स की नेग्लिजेंस का एक मामला आज हमने आपको दिखाया, और अगर आज ये मामला मीडिया में नहीं उठता तो शायद कोई भी नहीं जागता। अस्पताल बात करने को तैयार नहीं है यहां पर, और हम मैक्स हॉस्पिटल को ये बात कहते हैं कि आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पर और हमें कहिए और बताइए कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि अस्पताल ये कह देता है कि हम पूरी जांच कर रहे हैं, हम देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन आपकी सरकार को कोई तो एक्शन लेना होगा ना मैम। सिर्फ वो एक एक्शन मुझे बताइए, मैं भी डाइवर्ट नहीं हूँ, आप भी डाइवर्ट मत होइए। मैं तो आपको कह रही हूँ
मैं तो आपको कह रही हूँ कि जो पिछले हफ्ते वो छोटी बच्ची का केस आया जिसमें अनिल विज जी ने कहा है हम आपको डेढ़ महीने के अंदर उस पे एक्शन भी दिखाएंगे। नहीं आरती जी, जो मैं बात आपसे पूछ रही हूँ आप उसको आसानी से साइड में कर रही है। मैं तो कह रही हूँ मैं तो आपसे नहीं मैम, मैं आपसे बस ये पूछ रही हूँ कि आपकी सरकार अस्पतालों के खिलाफ क्या एक्शन लेगी? आप उसका जवाब ना देकर गोल गोल घूम रही है। यस तहसीन, नहीं, लेट मी कंप्लीट। मैं बिल्कुल कॉल नहीं कर रही, मैं तो कह रही हूँ एक्शन लेंगे। 1 से 1.5 महीने में अनुराग आपको एक्शन दिखाई देगा। ठीक है, और भारत सरकार इतने इनिशिएटिव ले रही है, इसमें भी इनिशिएटिव ले रही है। करप्शन की बात की, कहाँ से शुरू होती है वो सब तो इन्हीं पता है, क्योंकि इनकी सरकार ने इतने साल जो इनकी सरकार रही, करप्शन तो सब कहाँ पे किस पॉइंट पे कैसे शुरू हुई ये तो इन्हीं की देन है। ठीक है, इन्होंने कभी नहीं रोका। आरती जी तहसीन बात कर रहे हैं। आरती जी एक मिनट, आरती जी तहसीन बात कर रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं। जी तहसीन, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। डॉक्टर मलिक, आई कम टू यू, आई एम सो सॉरी, आई कम टू यू सर। डॉक्टर गंभीर, आई कम टू यू, जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। कर्नाटका मेडिकल, मैं 3 चीज नहीं मेरे को ना निकलना है, मेरे को इमीडिएटली। जी तहसीन बोलिए, तहसीन बोलिए। 3 चीज, हाँ, मैं 3 चीज की रिक्वेस्ट करता हूँ। जिस तरह से मैं क्विकली रिक्वेस्ट करता हूँ, जिस तरह से कर्नाटका सरकार ने कानून लाया, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कर्नाटका सरकार की बात कर रहा हूँ। उस कानून को सारे देश भर में लागू किया जाए, कंपलसरी किया जाए। दूसरी चीज, आप ऑर्डिनेंस कल ले आए कि जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनी से जो बड़ी महंगाई दवाएं भेजते हैं, ये कोई भी डॉक्टर को विदेश या देश भर में ट्रिप के लिए ले जाना बंद करे या अपना प्रमोशन बंद करे। आप देखिए सारे फार्मास्यूटिकल कंपनीज के मालिक करोड़पति। और तीसरी चीज, जितने भी डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस में, डीम्ड मेडिकल कॉलेजेस की बात करता हूं, ये सारे नेता है, आप ऑर्डिनेंस ले आए कि सारे नेता बताएं इनके पास पैसा कहां से आया कॉलेज खोलने का। ये सारी आपकी जितनी देश की हेल्थ सुविधा समस्या, ये सारी यहां पर खत्म होगी। क्योंकि ये जवाब ना आरती जी देंगी। आरती जी हमें यहाँ पर आश्वासन दिलाकर जाएंगी और बताएंगी कि यहाँ पर क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट एटलीस्ट जिन राज्यों में इनकी सरकार है वहां पर सही तरीके से लागू हो और अस्पताल भी उसके अंडर में आएंगे, किसी तरह का कोई छेड़छाड़ ना हो। आरती जी आप जवाब दीजिएगा सोचकर। डॉक्टर मलिक, वेरी क्विकली प्लीज। मैं केवल ये कहना चाहूंगा कि हमारे देश में अगर इस प्रॉब्लम को हमने वाकई सुलझाना है कि जिसमें कि गरीब आदमी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड ना पड़े पैसे का और वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के मोहताज ना रहें, आपको ये बताना चाहूंगा जीडीपी का केवल 1.25% हमारी सरकार हेल्थ पे देती है। हेल्थ जो है वो बैक बेंच के ऊपर बैठी हुई है। डेवलप्ड कंट्रीज में जीडीपी का 17% जाता है। और यहां पे मैं ये भी बताना चाहूंगा, अगर डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएसए, यूके में 17% जाता है तो हमारे देश में 35% जाना चाहिए, जो 1.25% है। 35% इसलिए जाना चाहिए कि हमारे देश के अंदर डायरिया से बच्चे मरते हैं, डेंगू बीमारी से होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस इतनी रैम्पेंट है, टाइफाइड इतना रैम्पेंट है, जो कि डेवलप्ड कंट्रीज में बेटर हाइजीन की वजह से ये बीमारियां तो वहां पर है सर, इसका मतलब हमारे ऊपर बड़ा हिस्सा हेल्थ सेक्टर की तरफ जाना चाहिए कि 1.25% से तो सिर्फ एब्सोल्युटली सर। डॉक्टर गंभीर, यस टेल मी। जी बोलिए सर। मैं ये कहना चाहूंगा कि हेल्थ सिर्फ डॉक्टर के अधीन नहीं है। मैं आज चाइना जा रहा हूँ एक्सचेंज के लिए और हर एक महीने मेरे को बुलाया जाता है। न्यूबॉर्न में हमारी सबसे ज्यादा मॉर्टेलिटी है देश में, हमारा कंट्री फर्स्ट है। लेकिन जब न्यूबॉर्न वीक मनाने की बात आती है, 15 से 20 तारीख को न्यूबॉर्न वीक था, हमारे देश के लोग उसको प्रायोरिटी नहीं देते, हमारी गवर्नमेंट प्रायोरिटी नहीं देती। ये हमारे बीजेपी के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं। वाजपेयी जी ने 15 नवंबर से 21 नवंबर न्यूबॉर्न डे घोषित किया था, लेकिन मैं पिछले 5 साल से देख रहा हूँ, 4 साल से देख रहा हूँ, इसकी कोई बात नहीं करता। दूसरी चीज है, कर्नाटका मेडिकल काउंसिल एक्ट में हॉस्पिटल्स को अंडर ले लिया गया। तो मैं दिल्ली को बोलूंगा, दिल्ली गवर्नमेंट को, कि अपना एक्ट अमेंड करके कर्नाटका जैसे एक उदाहरण दे और जितने भी हॉस्पिटल हैं, जैसे डॉक्टर के कहते थे कि हम हॉस्पिटल को टच कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उनके अंडर आ गया है। तो ये सारे काउंसिल जब डॉक्टर इसके अंडर आ जाएंगे, हॉस्पिटल अंडर आ जाएंगे, तो बहुत अच्छा काम हो जाएगा। तीसरी है टीम बना के काम करना। और आपकी बात ठीक है टारगेट्स की, मैं बिल्कुल मानता हूं। अगर टारगेट्स नहीं दिए जाते तो क्या आपके पैसे की इवैल्यूएशन की जाती है कि आप कितने पैसे कमाते हैं, कितना अच्छा काम करते हैं, कितने नाम से आपके पेशेंट आते हैं, वो प्रेशर डॉक्टर्स के ऊपर रहता है। लेकिन मेरा 2 काम है, एक तो कर्नाटका मेडिकल काउंसिल जैसे एक्ट लाया जाए, दिल्ली गवर्नमेंट को मैं कहूंगा इमीडिएटली एक्ट अमेंड करे,
बाकी हरियाणा गवर्नमेंट भी करे और बाकी स्टेट्स गवर्नमेंट भी करें। और दूसरा, हम न्यूबॉर्न के ऊपर स्ट्रेस करें। 80% प्रॉब्लम हमारी न्यूबॉर्न की है। प्राइम मिनिस्टर डेली फोन कर रहे हैं सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को भी कहूंगा वैक्सीनेशन को छोड़ के जो बाकी भी न्यूबॉर्न की प्रॉब्लम है उनकी तरफ भी ध्यान दिया जाए। और अभी गोरखपुर और वहां पे मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था, प्रॉब्लम बहुत पैथेटिक है कंट्री में जहां तक नवजात शिशु की प्रॉब्लम है। डॉक्टर गंभीर, डॉक्टर मलिक, हम आप सबकी बातों से, इवन जतिन पूनावाला, आप सबकी बातों से हम एग्री करते हैं, लेकिन ये हो क्यों नहीं रहा है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये नेक्सस है पॉलिटिशियंस का और ये हॉस्पिटल्स का और इस तरह के बिजनेसमैन का? इनके नेक्सस के चलते ये नहीं हो पा रहा। 70 साल हो गए देश को आजाद होते हुए, क्यों नहीं हुआ? हेल्थ इज नॉट वेल्थ सर, हेल्थ शुड बी डिक्लेयर्ड एज वेल्थ। बाहर के देशों में सब अपनी हेल्थ बताते हैं, हमारे देश में हेल्थ प्रायोरिटी नहीं है। चीज नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर हैज टू कम फ्रॉम 20 साल से सुन रहे हैं, पिछले 18 साल से सुन रहे हैं कि इंडिया में नई ड्रग पॉलिसी बन रही है, आज तक नहीं बन पाई। अब उसके लिए स्टेंट के प्राइसेस पे कैप लगाया गया, हर डॉक्टर, हर हॉस्पिटल उसका विरोध कर रहा है। क्यों एंटी प्रॉफिटियरिंग क्यों हो? आप बोल रहे हैं 35% जीडीपी का लगाया जाए हेल्थ। क्या आपको लगता है कि देश में इतने पैसे हैं? टैक्स सरकार बढ़ाती है, उसका विरोध होता है। तो ये एक नेक्सस चल रहा है, इस नेक्सस को सबको मिलकर ठीक करना है। हॉस्पिटल केयर तो बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर गंभीर, 5% हेल्थ इज समथिंग एल्स व्हिच यू आर अंडरमाइनिंग। नहीं डॉक्टर गंभीर, हम भी यही कह रहे हैं कि कुल मिलाकर हम सबको के बारे में नहीं कर रहे सर, हम सबको आगे आना होगा, हम सबको आगे आना होगा। यस अनुजा, एक चीज मैं और भी ये कहूंगी कि यहाँ पर ये भी समझना बहुत जरूरी है, जो मैं बार बार सुन रही हूँ कि एक आम आदमी के लिए, एक आम आदमी के लिए, आम आदमी में कहीं ना कहीं ये जो गरीब और अमीर का जो डिमार्केशन और गैप है बहुत ज्यादा है। क्या उस दौरान क्या एक चीज नहीं पॉसिबल है कि जब हम लोग पैसों की बात करते हैं तो सबके लिए एक ही आम आदमी, हर एक आदमी आम आदमी है। इट इज नॉट अबाउट अमीर और गरीब, वो दे सकता है या नहीं दे सकता है। यहाँ पर उस चीज को, हर चीज के लिए एग्जैक्टली, और वो चीज को यहाँ पर नहीं देखा जाता। आप दूसरा ऑनलाइन के अंदर जितना जल्दी जिन चीजों को लेकर आएंगे सामने, हम जितना अपनी चीजों को समझ पाएंगे, क्योंकि ये ऑनलाइन लेकर नहीं आना चाहते। प्रॉब्लम क्या है? Why they don't want to bring it up to open? किसी से कोई सवाल नहीं है, बस आपसे आखिरी में ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द आप एक टाइमलाइन देकर जाइए कि आपके जिन बीजेपी शासित राज्यों में इतने दिनों में क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू होगा और अस्पताल भी उसके अंडर में आएंगे। ये आश्वासन देकर जाइए मैम, और टाइम ड्यूरेशन भी दे दीजिए। देखिए, ऐसा है, मैं यहाँ पे आश्वासन एक टीवी डिबेट में नहीं दे सकती। भारत सरकार और भारत सरकार की सेंसिटिविटी जो है वो लोगों को दिखाई दे रही है। आरती जी, इंक्लूसिव 2012 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये पास किया था, यूपीए गवर्नमेंट ने पास किया था। विकास 2017 आ गए, 5 साल में राज्य क्यों नहीं लागू किए? मुझे ये मालूम है कि ये एक संवेदनशील सरकार है और संवेदनशीलता से काम कर रही है। आरती जी, जगह चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो। पिछले हफ्ते हमें बहुत सारे ट्विटर और फेसबुक पर ऐसे व्यूअर्स ने लिखा और बताया कि मेडिकल प्रॉब्लम ये विश्वास क्या है, कैसे। हाँ बताइए मैम, सरकार। हाँ जी मैम, जी जी जी। भारत की सरकार बड़े सबल हाथों में है, गरीबों के लिए बिल्कुल फ्री हेल्थ। थैंक यू सो मच। अभी यहाँ पे कोई इलेक्शन का टाइम नहीं है मैम, दिस इज नॉट द इलेक्शन टाइम। थैंक यू तहसील पूनावाला, थैंक यू मिस अनुजा, डॉक्टर मलिक, डॉक्टर गंभीर, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अग्रवाल साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और राजेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और राजेश जी, एक बात तो यहाँ पर तय है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाए तो बात यहाँ पर सिर्फ ये होगी कि सरकार ये कर रही है, उसकी सरकार ने ये किया, इसकी सरकार ने ये किया। बार बार हम जी बिजनेस पर ये मुद्दा इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आम आदमी जिसका हक है एक बेहतर स्वास्थ्य, वो उसे नहीं मिल रहा है। अस्पतालों की लूट से बड़ा लूट जैसा मुद्दा हो या फिर डॉक्टर की लापरवाही का मुद्दा हो, हम हर मुद्दा तब तक उठाएंगे जब तक आम आदमी को राहत नहीं मिल जाती है। और राज्यों को आगे आना होगा, क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट लागू करना होगा, क्योंकि वो आज हर आदमी की जरूरत है। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।